जय हिंद सभी स्टूडेंट को। वेलकम बैक टू द माय चैनल सोशल वाई शिवम। आज हम लोग क्लास 7 का सिविक्स का जो चैप्टर है ग्रोइंग अप बॉय एंड गर्ल, इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। इतने क्वेश्चन देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा पार्ट क्वेश्चन टॉपिक नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में इंक्लूड ना हो। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। अगला चैप्टर हम लोग जो वीमेंस चेंज द वर्ल्ड है, एक छोटे से वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वो एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन देखना। इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। वेकेशन है, अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो एक बार जरूर इस वीडियो को देख के जाएं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को, जितने भी पैराग्राफ दिए हैं, उनके क्वेश्चन वन बाई वन सेलेक्ट करके बनाए हैं। मैंने सारे ओवरऑल क्वेश्चन नहीं बनाए। पहला पैराग्राफ लिया, उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं 1 से 2, फिर दूसरे पैराग्राफ से 1 से 2 क्या क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे बनाया। पहले पैराग्राफ का जो हमारा क्वेश्चन निकल के आया है उसको हम देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वंस आइडेंटिटी, व्हाट टीचेस अस द एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो हमारी जो आइडेंटिटी है उस बुक क्यों इंपॉर्टेंट है और उससे हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या हमारे बिहेवियर में उससे क्या सीखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा टू वी अ बॉय और गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। क्योंकि देखो, हम लड़के हैं, लड़की है, हमारे आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि लड़कों की लाइफ अलग उससे चलेगी और लड़कियों की लाइफ अलग उससे चलती है। तो आप बॉय हैं या गर्ल, ये आइडेंटिटी सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होती है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, द सोसाइटी टीचेस अस द काइंड ऑफ बिहेवियर एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल एंड बॉयज। तो सोसाइटी ने क्या है, जो दोनों के लिए अलग अलग बिहेवियर बना रखे हैं। अगर आपको बॉय होंगे तो उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, और आप अगर गर्ल हैं तो दूसरे हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स रोती हैं तो उन्हें सॉफ्टली बोला जाता है, पर बॉयज रोते हैं तो बोला जाता है अरे तुम लड़के होके रो रहे हो। तो ये कौन डिसाइड कर देता है? सोसाइटी। इसलिए आप बॉय हैं या गर्ल, आपका जानना जरूरी होता है। थर्ड, आप इसमें जान सकते हैं वी ऑफ्टन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग आर एक्चुअली द सेम एवरीवेयर। ओके, तो ये 3 पॉइंट हैं जिससे आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट डू वी जनरली लर्न अबाउट वुमेन एंड मैन। हम लोग जनरली जो वुमेन और मैन है उसके बारे में क्या सीखते हैं या क्या जानते हैं। तो आंसर होगा वी लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। तो हम जानते हैं कि जो मैन है और वीमेन है, आदमी और औरत, दोनों की जो सोसाइटी ने वैल्यू रखी है वो अलग रखी है। ऐसा क्यों? जैसे मोस्टली जो मेंस हैं वो बाहर जाते हैं, जॉब्स करते हैं, पैसा और मनी लाते हैं कमा के, तो उनको सोसाइटी ज़्यादा वैल्यू देती है। और जो मदर्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, उनको सोसाइटी वैल्यू नहीं देती है। उनकी नज़र में घर का काम काम नहीं होता, जबकि काम तो वो भी है। हो सकता है मेन से ज़्यादा मेहनत होती है घर के कामों में, पर सोसाइटी उसको क्या नहीं देता है, तो वैल्यू नहीं देता है। तो यही है पहला पॉइंट, वी लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वीमेंस डिफरेंटली। दोनों को डिफरेंट वैल्यूज दी जाती हैं। द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यूड लेस द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। मतलब जो आदमी काम करते हैं उससे कम वैल्यू दी जाती है, औरतों जो विमेंस के वर्क हैं उसको मेंस के वर्क से कम वैल्यू दी जाती है। वी आल्सो लर्न दैट इन इक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन एग्जिस्ट इन द एरिया ऑफ वर्क। इसको भी देखो, हम ये भी जानते हैं कि एक कंपनी में एक मेन काम कर रहा है, एक वीमेन। तो हो सकता है मेन की सैलरी आप 10,000 रख दें और वीमेन को 8,000 दें। ऐसा कई जगह देखा जाता है कि मेंस को ज़्यादा सैलरी दी जाती है, वीमेंस को कम। तो ये भी एक क्या है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ मैंने लिया वो कौन सा है, शामोआ लैंड से, आइलैंड जो भी है, तो इसे हम लोगों ने लिया गया है। अच्छा, इसकी एक रिक्वेस्ट आई थी एक बच्चे की, उसको पढ़ना था, तो मैंने बुक से पैराग्राफ ना लेके इसी पैराग्राफ पे 2 से 3 क्वेश्चन ले लिए, जिसमें आपका पूरा जो बुक्स का मटेरियल था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस फॉर्मेट में हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर कराने के पीछे यही रीजन है कि आप ये समझ सकें कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। क्योंकि बुक से आप पढ़ लेते हो, फिर उसको एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाते हो, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लिया है। तो अब शामुआ द्वीप से देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो पहला आपका शॉर्ट में भी ये बन सकता है 1 नंबर में कि वेयर इज सामुआ। तो आप याद रखोगे जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसके सदर्न पार्ट में है, पैसिफिक ओशियन के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, एक रिसर्च के अनुसार, या अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च शामुआन चिल्ड्रंस डिड नॉट गो टू स्कूल। तो रिसर्च के अनुसार पाया गया कि जो इस सामुआन द्वीप पे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो कभी स्कूल नहीं जाते हैं, है ना। अब आपका भी मन हो रहा होगा काश मैं भी यहीं रहता होता तो मुझे भी स्कूल नहीं जाना पड़ता, है ना। ये बात भी आप याद रखेंगे कि कब की हो रही थी, ये 1920 की है।
ऐसा नहीं है कि आप आज वहाँ सिचुएशन सेम हो सकता है अब सिचुएशन बदल गई हो। तो यहाँ के बच्चे कहाँ नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, तो अब स्कूल नहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो क्या काम कर रहे थे, तो वो सीखते थे कैसे टेक केयर करनी है किसकी, अपने जो छोटे भाई बहन हैं, जो उनके सिबलिंग्स हैं उनसे छोटे हैं, उनकी कैसे टेक केयर करना, उनका ख्याल रखना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो फिशिंग। ये लोग फिशिंग करते थे। अगर पूछा जाए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो इस द्वीप में होती थी, इस आइसलैंड में होती थी, तो फिशिंग होगी। दे लर्न टीच एट डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। जो फिशिंग है इसको डिफरेंट स्टेज पे सीखते थे। फिशिंग बीइंग इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फिशिंग थी। दे लर्न लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस। और यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसको वैसे। तो मेन ये याद रखेंगे कि कहाँ है, पैसिफिक ओशियन की सदर्न पार्ट पे है। यहाँ के बच्चे डिड नॉट गो टू स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल नहीं जाते थे। सेकेंड क्या करते थे, टेक केयर ऑफ देयर सिबलिंग्स। और फिशिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो इसी से लिया है, इसी टॉपिक से, वो है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द शामुअन पीपल इन 1920s। मोस्टली हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लेने का मेरा सिर्फ इतना सा रीज़न था कि एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने फिर पूरे पैराग्राफ को भी इस आंसर में उठा लिया, पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। वन बाई वन देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, एज सून एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। मतलब जैसे ही जो बेबीज हैं, बच्चे हैं, मान लो 2 साल के हो गए हैं, वो चलना सीख गए हैं, तो उसकी जो मदर है और उससे जो बड़े भाई बहन थे या और भी जो रिलेटिव्स थे, वो उसकी देख रेख टेक केयर नहीं करते थे। बच्चे खुद से चलने लगे हैं तो अपने काम करने लगते थे, अपने आप चीज़ें सीखने लगते थे। सेकंड पॉइंट है, सम चिल्ड्रंस एट 5 years ऑफ एज टुक ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बच्चे 5 साल या 5 साल से बड़े हो गए थे ना, वो इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगे थे, है ना। जो भी हम देख के आए हैं कि मदर उठाना बंद कर दी थी, उसके जो बच्चे थे वो अपने यंगर जो भाई बहन थे उनकी क्या करते थे, देख रेख। तो वही चीज़ है, जब 5 साल से ऊपर हो गया, मान लो एक भाई है 6 साल का, उसका दूसरा भाई है 2 साल का, तो अब माँ हुए, फादर हुए, ये लोग नहीं देखेंगे, 6 साल वाला इसकी टेक केयर करेगा। थर्ड पॉइंट है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग। ऐसा नहीं था कोई एक ही हो, बॉय हो या गर्ल हो, दोनों क्या करते थे, यंगर सिबलिंग को देखते थे। इससे पता चलता है कि बॉय एंड गर्ल के बीच क्या थी, इक्वालिटी थी वहाँ पे, ठीक है, जो कि इंडिया में देखने को नहीं मिली। एट द एज ऑफ 9 year, बॉयज ज्वाइन द अदर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट। जैसे ही लड़के जो थे, अब यहाँ पे बॉयज़ की बात हो गई, 9 साल के ऊपर हो जाते, 9 years प्लस हो जाते थे, तो वो दूसरे बड़े लड़कों के साथ बाहर जाने लगते थे काम पे। और काम क्या था, फिशिंग करना और कोकोनट के जो पेड़ होते हैं उनको लगाना। कब, एज याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में। तो 9+ years के होने के बाद, 9 साल से ज़्यादा के हो जाते थे। आगे, गर्ल्स कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू इरेंट फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर। जब तक टीनेजर की नहीं हो जाती थी तब तक अपने जो छोटे भाई बहन थे उसका क्या करती थी, टेक केयर करती थी। आफ्टर बिकमिंग टीनेजर, गर्ल्स हैड मच मोर फ्रीडम। और जैसे ही वो इस एज को पार कर जाती थी तो उन्हें भी क्या मिल जाती थी, फ्रीडम मिल जाती थी। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है अभी, वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्क इन द प्लांटेशन, लर्न हाउ टू लीव बास्केट। अब ये सब किसके लिए है, तो ये विमेंस के लिए। मैन क्या कर रहा था, फिशिंग एंड कोकोनट के पेड़ लगा रहा था। और विमेंस के लिए क्या है, ये भी फिशिंग ट्रिप पे जाती थी, वर्क इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन में काम करती थी, सेम जैसे बॉयज़ कर रहे हैं। और लर्न हाउ टू वेव बास्केट, बास्केट कैसे बुनती है, डलिया को कैसे बनाया जाता है, ये भी ये लोग सीखती थी लड़कियाँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउस। जो कुकिंग है वो स्पेशल कुकिंग जो किचन्स थी उनमें की जाती थी। वेयर बॉयज डिड मोस्ट ऑफ द वर्क। और किचन का जो मोस्ट ऑफ द वर्क है, जो सबसे ज़्यादा वर्क है, वो बॉयज़ करते थे, ना कि गर्ल्स। हमारे इंडिया में कल्चर है मोस्टली गर्ल्स ही करती हैं, पर वहाँ पे बॉयज़ करते थे। गर्ल्स हेल्प विथ द प्रिपरेशन ऑफ द फूड। जो फूड की प्रिपरेशन है, जैसे हम लोग करते हैं, सब्जी काट दी, सब्जी धो दी, ये सब चीज़ें गर्ल्स करती थी। जो मेन काम है खाना को बनाना पकाना, वो बॉयज़ करते थे। मैंने इसमें इस टॉपिक के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर दिए। फिर भी जो एक बच्चा था जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इस वाले टॉपिक को पढ़ाने की, अगर अभी भी उसको लगता है कि नहीं मुझे बुक से सैमेटिज लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ने हैं, तो मैं एक 4-5 मिनट की वीडियो बना के उसको डाल दूंगा केवल उसी टॉपिक की, तो वो देख सकता है। पर वो मुझे बता दे एक बार कमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से, अब अगले टॉपिक से देखते हैं जो हमारे 1960 का एक पैराग्राफ दिया है एमपी का, इंडिया के एमपी का, कि वहाँ कैसी कंडीशन थी। उससे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसको डिस्कस करते हैं।
गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोइंग अप इन मध्य प्रदेश इन 1960। 1960 में कैसे मध्य प्रदेश में बच्चे ग्रो हो रहे थे ये देखना है। तो ग्रोइंग अप इन एमपी इन द 1960 पॉइंट है पहला फर्स्ट कि फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। जैसे ही 6th क्लास स्टार्ट होती थी तो बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल जो थे वो अलग अलग हो गए थे। अगला पॉइंट, गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। और जो गर्ल्स के स्कूल थे उनकी जो डिज़ाइन थी वो बॉयज़ के स्कूल से अलग थी। मैंने जैसे बताया था कोर्ट यार्ड जैसी थी। मान लो ये एक स्कूल है तो इसके चारों तरफ जो है वो क्लासेस बनाई गई थी, बीच में प्ले ग्राउंड था। यहाँ पे सब क्लासेस थी, क्यों थी? जिससे अंदर ही रहें गर्ल्स, सेफ्टी पर्पज। और जबकि बॉयज़ के लिए ऐसा नहीं था, तो दोनों के जो कंस्ट्रक्शन था बिल्डिंग्स का वो अलग अलग था। नेक्स्ट देखेंगे, दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूजन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। वही अभी हाल बताया कि कोर्टयार्ड टाइप का बिल्डिंग्स था। द बॉयज स्कूल हैड नो मच कोर्टयार्ड एंड द प्ले ग्राउंड वाज अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, है ना। इनके लिए खुला मैदान था, इनके लिए वो कोर्टयार्ड वाला सिस्टम नहीं था। सेकंड क्वेश्चन लिया है इसी पार्ट से। आज मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 ही दिन बचे हैं। एक दिन आप लोग न्यू ईयर में वेस्ट करने वाले हो, 2-3 दिन में ये वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं यह वीडियो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आवाज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। नेक्स्ट जो है, वी डू वी ऑल ग्रो इन अ सिमिलर मैनर्स। क्या हम सभी एक जैसे बड़े होते हैं, एक ही मैनर में, एक ही टाइप से? तो क्या होते हैं? नहीं होते हैं। पर हम इसका देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम शमवान आइसलैंड एंड मध्य प्रदेश। हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, एक हमारे कंट्री से बाहर, एक हमारे कंट्री के एमपी का। क्या सीखा इन दोनों में? तो हमने देखा है इट क्लियर दे वी ऑल ग्रो डिफरेंटली। हमने देखा वहाँ बच्चे अलग टाइप से हो रहे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, लड़के फिशिंग करते हैं, कुकिंग का मेन काम करते हैं, लड़कियाँ बच्चों की टेक केयर करती हैं। जबकि इंडिया में अलग सिस्टम है, इंडिया में अलग अलग स्कूल हो जाते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स हो जाती हैं। इवन विद इन अवर टाउन फैमिली एंड द चाइल्डहुड ऑफ अवर एल्डर्स वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। और हम अपने घर में भी देखते होंगे जैसे भाई बहन के लिए अलग अलग ट्रीट किया जाता है मोस्टली घरों में। या फिर आप ऐसे भी देखते हैं कि आपके पास हो सकता है कुछ सुविधाएं हों, कुछ रिसोर्सेज हों जो आपके पड़ोसियों के पास ना हो। आप बेहतर स्कूल में जा रहे हैं, हो सकता है दूसरा बेहतर स्कूल में ना जा पा रहा हो पैसों की कमी से। तो सबकी क्या क्या है, जो ग्रो होते हैं सब अलग अलग डिफरेंट टाइप में होते हैं। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज द सोसाइटी मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। या एंड है, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे, एंड है। आंसर लिखेंगे, फ्रॉम द यंग एज, शुरू से ही, यंग एज से ही सोसाइटी मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू जेंडर्स। अब टू जेंडर्स कौन से? मेल एंड फीमेल या फिर बॉय एंड गर्ल। दोनों को क्या करती सोसाइटी? बहुत अलग अलग तरीके से क्या करती है? डिफ्रेंशिएट करती है। बॉयज़ आर गिवन कार्स, जैसे छोटे में बॉयज़ हुआ तो बॉयज़ को कार दी जाती है खेलने के लिए, लेकिन गर्ल्स को डॉल दी जाती है। ऐसा क्यों नहीं है? क्या बॉयज़ डॉल से नहीं खेल सकते या गर्ल्स कार से नहीं खेल सकती? तो ये सोसाइटी ने स्टेरियोटाइप्स बना दिया है कि नहीं नहीं, बॉय है तो ऐसा होगा और गर्ल्स है तो ऐसा होगा। फिर उसी हिसाब से उस बच्चे को ढाल देते हैं, फिर वो उसी हिसाब से खुद को सोचने लगता है और आगे बन जाता है। ये दोबारा रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन, यहाँ तक हम देख चुके हैं, आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। थ्रू द वॉइस, थ्रू द टॉयस द डिफरेंस स्टार्स। ओके, द गर्ल्स आर ड्रेसेस डिफरेंटली। गर्ल्स की ड्रेस अलग होती है ना। गर्ल्स को फ्रॉक पहनाई जाती है, बॉयज़ को अलग। आस्क टू स्पीक सॉफ्टली, उनको बोला जाता है कि सॉफ्टली बोला भी जाता है। बॉयज़ ऑन द अदर हैंड प्ले डिफरेंट गेम्स। बॉयज़ दूसरे गेम्स खेलते हैं। बॉयज़ को जो कंसीडर किया जाता है वो टफ किया जाता है ना थोड़ा सा। गर्ल्स की भी होता है, माँ बाप जैसे हमारे घर में गर्ल्स को थोड़े सॉफ्टली वो करते हैं, बिहेव करते हैं, जबकि बॉयज़ के साथ ऐसा नहीं देखा जाता। हो सकता है किसी घर में ऐसा ना हो, पर मोस्टली जो सोसाइटी में होता है उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ इक्वालिटी बिटवीन द जेंडर। क्या हमारे जेंडर के बीच में इक्वालिटी है? देखो, इन द मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग अवर्स द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन आर नॉट वैल्यूड इक्वल। आप अभी हाल देख के आए हैं, जो मेन और वीमेन वर्क करते हैं उसको भी इक्वली नहीं हम लोग देखते हैं। दे डू नॉट हैव द सेम स्टेटस इन सोसाइटी। और जो सोसाइटी है दोनों को सेम स्टेटस नहीं देती है, सेम वैल्यू नहीं देती है, सेम रिस्पेक्ट नहीं देती है, सेम केयर नहीं कर सकती है। क्योंकि जो माँ का, जैसे हम ही लोग देखते हैं, मदर का जो घर का काम होता है इतना सारा, उसको वैल्यू ही नहीं दी जाती है। नेक्स्ट जो हम लोगों का पैराग्राफ है, माई मदर डज नॉट वर्क, बुक में ये पैराग्राफ है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी
वर्ड अबाउट, ये स्टोरी किसके बारे में है, इसी में आपको पूरा पैराग्राफ समझा दूंगा। चैप्टर समझाने से अच्छा मुझे लगा कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाऊं, तो शायद आप लोग याद भी कर पाएंगे और कैसे लिखना है वो भी कर पाएंगे। मैं चाहता हूं तो चैप्टर भी इसकी जगह समझा दूंगा, पर आपके फिर वहाँ से क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकते थे, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें आपका पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट डन है। देखते हैं इसको। द गिवन स्टोरी बोर्ड इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस वर्क। तो इसमें हमें समझाया गया है, जो स्टोरी दी थी आपको पता हो, एक लड़की से पूछा जाता है कि मदर क्या करती है, वो कहती नहीं नहीं मेरी, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती। उसकी माँ, जसप्रीत की माँ तो चलती हैं, तो उसने कहा वो कुछ काम नहीं करती हैं। फिर उसकी माँ और वो उसको ले जाते हैं उसके घर पे, याद है। फिर जब उसके घर पे पहुँचते फिर जब उसके घर पे पहुँचते हैं तो उसका जो बच्चा होता है, लड़का, वो भी कहता है हाँ हाँ सही तो बोला है, मेरी माँ कोई काम नहीं करती है। तो फिर उनको सबक सिखाने के लिए वो लोग, उसकी माँ बोलती है ठीक है मैं एक दिन की स्ट्राइक पे जाती हूँ, काम वाली को भी छुट्टी देती हूँ, आप लोग पापा के साथ काम करके देखो। जब पापा उठते हैं भूल जाते हैं कि टिफ़िन बनाना था बच्चों को लंच, तो मम्मी उनको पैसे देती है। फिर छुट्टी में जब पापा आते हैं तब कहते हैं मेरी चाय कहाँ है, फिर याद आता है अच्छा अच्छा स्ट्राइक पे हो। तो ये सब चीज़ें स्टोरी आपको याद होगी। इसका आंसर पढ़ते हैं। द गिवन स्टोरी वर्ड इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस वर्क। तो ये स्टोरी हम बताती है कि जो हाउस वर्क है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। सोनाली वांट्स हर मदर टू वॉलंटियर फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। ये नेम चेंज हो सकता है, जो जहाँ से मैंने लिया ये नेम चेंज हो सकता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और कुछ नाम है, फिर भी नेम में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आप समझो स्टोरी को। वांट हर वॉलंटियर फॉर स्कूल, जो स्कूल में उसके एग्जीबिशन हो रहा था उसमें बुलाती है माँ को, पर उसकी माँ जॉब वाली है तो वो नहीं आ पाती है। अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड्स हरमीत मदर ऑलवेज कम्स बिकॉज शी डज नॉट वर्क। तो उसने बोला कि जो हरमीत की मदर है वो तो हमेशा आ जाती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती हैं, पर ऐसा नहीं था। इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझेंगे एक एक करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अगले लाइन से बनाया है। व्हाट हैपन एट हरमीत हाउस। अब जब हरमीत के हाउस पे गई तो क्या हुआ, हरमीत एंड हिज फादर वर ऑफ द ओपिनियन दैट जसप्रीत इज अ हाउस वाइफ एंड डज नॉट वर्क। तो उसके बच्चे ने और फादर ने यही बोला कि हमारी जो वाइफ है वो काम नहीं करती, वो तो हाउस वाइफ है। तो जसप्रीत डिसाइड टू गो ऑन स्ट्राइक फॉर वन डे। एक दिन की स्ट्राइक पर जाती हैं। नेक्स्ट डे देयर वाज अ चूज एट देयर हाउस। अब अगले दिन क्या होता है उनके हाउस में, इस स्टोरी से आप पूरा समझ जाएंगे ये पैराग्राफ क्या था। चिल्ड्रन गॉट अप लेट मिस्ड देयर स्कूल बस। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो फादर है वो अपने बच्चों को टाइम पर उठा ही नहीं पाते हैं। अब वो जगा नहीं पाते हैं तो उस वजह से उनकी स्कूल बस छूट जाती है। पहला पॉइंट था। सेकंड, देयर वाज नो वाटर एज पंप वाज नॉट स्विच्ड ऑन, है ना। और थर्ड जो इसमें था, हर्षरन हरमीत फादर हैज नो ब्रेकफास्ट एंड हैड टू ड्रॉप किड्स टू स्कूल। वो ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पाते हैं बच्चों के लिए और स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर किससे, अपनी कार से। तो रास्ते में बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम लोग कैंटीन से कुछ खा लेना। तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं, माँ ने ऑलरेडी मुझे पैसे दे दिए। माँ स्ट्राइक पे फिर भी बच्चों का ख्याल रख रही है। आगे देखते हैं। द चिल्ड्रंस वेंट विदाउट लंच, देयर मदर गेव देम मनी फॉर द कैंटीन, कि कैंटीन से कुछ खा लेना। इन द इवनिंग देयर वाज नो टी फॉर हर्षरन, जो उसका हस्बैंड है वो आता है टी मांगता है कि अरे अरे यार नीरा स्ट्राइक पे हो। हाउस वाज ऑल्सो अनरिडी, दिस मेड देम अंडरस्टैंड दैट हाउस वर्क इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड शुड बी वैल्यूड। फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, हाउस वर्क की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने मदर्स की, या जो भी आपके घर में हाउस वर्क करता हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वैल्यूइंग हाउस वर्क। जो हाउस वर्क है उसकी भी हमें क्या करनी है, वैल्यू करनी है। देखते हैं इसको वन बाई वन। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, कि व्हाई इज द वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन नॉट वैल्यूड इक्वली। जो मेंस और विमेंस का काम है उसको बराबर इक्वली हम लोग बिहेव क्यों नहीं करते हैं, उसको इक्वली रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं देते, ऐसा क्यों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। स्टार्ट करते हैं आंसर। इन मोस्ट सोसाइटी द वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन इज वैल्यूड डिफरेंटली। ये तो इसी का पार्ट हो गया, डिफरेंटली करते हैं, क्यों करते हैं। अब देखो, मैन वर्क आउटसाइड द हाउस, जो मोस्टली जो मेन्स होते हैं, आदमी होते हैं, वो घर के बाहर काम करने जाते हैं। वुमेन्स डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, केयर गिविंग, ईटीसी, है ना। जो औरतें हैं वो घर की काम करती हैं, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, खाना बनाना, टेक केयर करना। आगे देखते हैं। दीज वर्क आर नॉट कंसिडर्ड रियल वर्क एंड आर नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क। अब जो काम जो माँ कर रही है, ऊपर बताएं, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते रियल वर्क में। हम कहते हैं ये तो घर के काम है, कोई वैसे काम नहीं है ना। इसलिए क्या, हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इट इज एज्यूम दैट दीज कम नेचुरली टू वुमेन, और हम मानते हैं कि ये तो नेचुरल वर्क है वुमेन्स के लिए, है ना, ये कोई वर्क थोड़ी हुआ। दीज डू नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसके लिए उन्हें पेड पैसा भी नहीं मिलता, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एज गिवन इन द चैप्टर। अब जो नेक्स्ट है वो एक
काम वाले डोमेस्टिक वर्कर चाहे मेल हो या फीमेल, उसके बारे में बताना है, जो आपकी बुक एनसीईआरटी में भी शायद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। आ सकता है, वैसे इसकी चांस बहुत कम है, पर इसके चांस 110% है, याद रखना ये आ ही सकता है। तो इसको समझते हैं। इन द गिवन चैप्टर हरमीत मदर वाज नॉट ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। तो इस चैप्टर में जैसा कि दिया गया है हरमीत की मदर के बारे में, सिर्फ वही नहीं है जो हाउस वर्क का काम करती है। और लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय मंगला, दियर डोमेस्टिक हेल्पर जो उसकी थी, हमने जो देखा था उसको भी वो घर पे भेज देती है स्ट्राइक के टाइम। तो उसकी क्या नाम था, मंगला, वो उसकी क्या थी, डोमेस्टिक हेल्पर थी। मैनी मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। हम देखते हैं बहुत से शहरों में, है ना, कस्बों में, बड़े से बड़ी सिटीज़ में क्या देखते हैं कि जो घर हैं उसमें कोई ना कोई हेल्पर आती है कुकिंग करने, वॉशिंग करने, ये सब डोमेस्टिक हेल्पर उसको बोलेंगे। वो क्या होगी, डोमेस्टिक वर्कर होगी। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, जैसे स्वीपिंग का, साफ सफाई का काम करना, क्लीनिंग, वॉशिंग, क्लॉथ, कपड़ों का धोना, खाना को बनाना, छोटे बच्चों की या फिर बड़े बूढ़े लोगों की देख रेख करना, ये सब किस में आएंगे, डोमेस्टिक वर्क में। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन, और मोस्टली देखा जाता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो विमेंस होती हैं, ना कि मेंस। मेंस भी होते हैं पर कम होते हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉय और गर्ल आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी देखते हैं कि यंग बॉय, नए लड़के लड़की भी इस काम को कर रहे हैं। और वेजेस आर लो, इनके जो वेजेस मतलब होता है मजदूरी, जो उनको सैलरी मिलती है, मजदूरी मिलती है, बहुत कम होती है। जितना ये काम करते हैं उसके बदले में बहुत कम होती है। तो ये इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारे कुछ हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं, 5 से 6 जो इंपॉर्टेंट थे, और 3-4 ट्रू फॉल्स भी डाले हैं। मैंने पूरा कंप्लीट एज जो भी हो सकता है इस चैप्टर से वो पूरा बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन बना दूँ, उस 2 लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे चैप्टर की समरी ला सकता हूँ, पर मैंने ये एग्जाम ओरिएंटेड लिखा है ना, तो एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाया है। जो क्वेश्चन छपते हैं ना, ऐसे इसी फॉर्मेट में आते हैं, और इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑन एन आइसलैंड ऑफ सामोआ इन 1920 में, जो हमने पढ़ के आए इस आइसलैंड पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, फिशिंग था, फार्मिंग था, हाउस होल्ड वर्क थे, या नन ऑफ दीज था। देखो फार्मिंग तो वहाँ बता ही नहीं गया, 2 ही चीज़ों का जिक्र था, या तो फिशिंग या कोकोनट के वो लगाते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था मैंने बताया था 2-2 बार, फिशिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द रूल्स ऑफ मैन एंड वुमेन्स आर, जो विमेन और मैन के रोल्स हैं वो इक्वली वैल्यूड हैं, नॉट इक्वली वैल्यूड हैं, ऑफ सम स्टेट में नन ऑफ दिस। तो आपको देख के आएगा दोनों को इक्वली ट्रीटेड नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट देखिए कि एट व्हाट एज डिड द बॉय इन शामुआ जॉइन एल्डर्स वॉइस फॉर लर्निंग आउटडोर्स जॉब्स। जो आउटडोर जॉब्स पे वहाँ के बॉयस जाते हैं तो कितनी एज के बाद जाते हैं, तो 9+ बताया था, तो क्या होगा 9 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड गर्ल इन सामोआ लर्न आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स। जो 14 ईयर्स है टीन एज वाली, उसको जब वो निकाल लेती हैं 14 ईयर्स के बाद, तो वो क्या करना चालू कर देती है, तो मैंने बताया था जैसे प्लांटेशन का काम भी चालू करती हैं, और बास्केट कैसे बुनते हैं वो भी देखती हैं, और स्पेशल कुकिंग भी देखती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो सेम क्वेश्चन आए, ऑप्शन चेंज हो जाए, ऑप्शन केवल ये हो तो आपको ये लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम विच क्लास डिड द एमपी गर्ल डिड द गर्ल्स एंड बॉयज गो सेपरेट स्कूल एंड एमपी। तो कितनी क्लास के बाद, 4th के बाद, 6th के बाद, 7th के बाद, या 11th के बाद। तो आपको याद होगा क्लास 6 के बाद दोनों के सेपरेट स्कूल हो जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वर गर्ल्स गिवन टू प्ले वाइल द बॉयज वर गिवन कार्स। है ना, जैसे बॉयज को कार्स दी जाती है खेलने के लिए, तो गर्ल्स को क्या देते हैं हम, डॉल देते हैं, बस देते हैं, ट्रक देते हैं, ट्रेन। देखो ट्रक, बस, कार, ये सब एक ही चीज़ होगा, तो क्या देते हैं गर्ल्स को, डॉल देते हैं। नेक्स्ट, डूइंग हाउस होल्ड वर्क इज वर्क और नॉट। जो हाउस होल्ड वर्क है यह वर्क है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल उसको वर्क मानना चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। नेक्स्ट है, हु हैज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। जो घर के काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन की है, चिल्ड्रन की, विमेन की है, ओल्ड पीपल्स की है। तो विमेंस की है, मोस्टली घरों में विमेंस, मदर ही काम करती है घर के। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्क हावर्स पेड स्पेंड बाय विमेंस वर्कर इन हरियाणा। ये एक आपके में डेटा दिया गया है, एक डेटा दिया गया है हरियाणा का, जिसमें एवरी वीक जो विमेंस हैं वो कितने घंटे काम करती हैं। विमेंस का पूछा है इसमें, कितने घंटे काम करती हैं, तो इसका सही आंसर है 23 आवर्स। देखते हैं अगला, हु कैन टेक स्टेप टू ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी। जो मेल और फीमेल के बीच हम लोग बराबर वैल्यू नहीं देते हैं, इन इक्वालिटी करते हैं,
इसको ठीक करने के लिए किस में सुधार की ज़रूरत है? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसको उसमें चेंज करना चाहिए, या सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी थिंकिंग में चेंज करना चाहिए, या दोनों लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है, या किसी को भी नहीं? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम लिख देते हैं कि मेल और फीमेल के बीच नहीं करेंगे हम डिस्क्रिमिनेशन, पर सोसाइटी फिर भी कर रही है। तो हमें दोनों में ज़रूरत है, यहाँ भी कानून बने और ये लोग उसको माने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ। नेक्स्ट देखते हैं। अब ट्रू और फॉल्स बताने हैं। हाउस वर्क डज नॉट रिक्वायर फिजिकल एंड इमोशनल वर्क। अच्छा ये बताओ, जो हाउस वर्क है उसमें फिजिकल मतलब हम जो हाथ पैर से काम करते हैं वो, और इमोशनल वर्क की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल होती है। देखो फिजिकल तो सभी जानते हैं, कुकिंग करना, साफ सफाई करना, ये सब फिजिकल है। लेकिन इमोशनल के लिए आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप कहीं जाते हैं और वहाँ से लौटने में लेट हो जाते हैं, आपकी माँ आपके लिए चिंता करती है या आपको फ़ोन लगाती है, तो ये कैसा वर्क है? इमोशनल है। यहाँ फिजिकल ऐसा नहीं है कि वो उठ के हाथ पैरों से कुछ कर रही है, पर मेंटली काम कर रही है, तो क्या है? इमोशनल वर्क है। तो ये क्या हुआ? इन्होंने कहा डज नॉट, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो, लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर इज वेरी डिफिकल्ट। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉ दैट ऑर्गेनाइजेशन विद विमेंस वर्कर मस्ट हैव क्रैच फैसिलिटीज। अब इसका देखो का हो जाएगा ट्रू। हाँ, गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है अभी भी। नेक्स्ट देखते हैं, डोमेस्टिक वर्कर गेट हाई वेजेस। जो डोमेस्टिक वर्कर है उनको अच्छी वेतन मिलती है, अच्छी मजदूरी मिलती है, तो फॉल्स आप सब जानते हो, बहुत कम मिलती है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। एक भी लाइन हम मुझे नहीं लगता इस चैप्टर की बची होगी जहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप ये वीडियो देख के जाएंगे, पूरा पेपर में छपेंगे, इसकी मैं 110% गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर छोटी सी वीडियो में आ जाएगा, विमेंस चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। तो 5 से 7 8 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। आप देखो, मेरी फैमिली अब आप लोग हैं, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ जो ये पढ़ना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच।